हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 12 जनवरी 2019 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं या अवमूल्यन इसे हम कहते हैं। एक बार और इसको अवमूल्यन का परिभाषा आप देख लीजिए। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश को हम अवमूल्यन कहते हैं। आपके लिए एनटीपीसी 2021 के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को देख लेंगे। और अगर आप वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक के सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग आसानी से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, वहाँ के लिए उत्तर प्रदेश में यह लोकप्रिय है। सबसे पहले पूछेगा कजरी क्या है, तो कजरी एक लोकगीत है और कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। और आपको मैं बताता चलूँ, इस चैनल पर आपके लिए CGL, CHSL, MTS, RPF का SI और कांस्टेबल दोनों, ग्रुप डी का साइंस और ग्रुप डी का GK, SSC GD सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट उसके प्रीवियस पेपर के साथ अपडेट कर दिया गया है। आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को देख लेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, प्रीवियस पेपर से ही प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं है कि CGL का पेपर है तो CGL के प्रीवियस पेपर से पूछेगा, वो CHSL, MTS, रेलवे कहीं से के पेपर से भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि GK का कोई वो लिमिट फिक्स नहीं है कि ये प्रश्न जो है सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा और ये प्रश्न जो है SSC में ही सिर्फ पूछा जाएगा। सारे प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए आप लोग सारे एग्जाम के प्रीवियस पेपर को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, यहाँ पर एक प्रश्न इंग्लिश में आ गया है। कह रहा है कि लाइट की वो क्षमता को और क्या कहते हैं जो रिफ्रैक्ट होते हैं। रिफ्रैक्ट मतलब इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट अपवर्तन होते हैं, तो उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपका देखिए 2019 का प्रश्न था, 2021 में जो पेपर हुआ उस पर पूछा है। तो आप देख लीजिए करेंट कितना पहले का पूछा है। तो इसका नाम है गगनदीप कंग, जो है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो ये पौधे की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसने 1959 में उत्पादन शुरू किया? तो इसका नाम था भिलाई इस्पात संयंत्र। ये जो है रूस की सहायता से दुर्ग जिले में स्थापित किया गया था। दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर 1959 में रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से चार चार प्रश्न बन सकती हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, ये किस देश के सहयोग से बना, तो ये रूस के कब इसका हुआ, तो ये 1959 में हुआ। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। पहले इसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, उसके बाद इसको 1944 में संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड आप जानते हैं जो ये दही में मिलता है। आप बहुत बार पढ़े हुए कि दही में पाया जाने वाला कौन सा है एसिड है, तो वो लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड का यहाँ परिभाषा पूछा है वो भी। तो ये देखिए 3 कार्बन वाला एक अणु है, कार्बन वाला 3, इसमें लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ये 3 कार्बन वाला अणु है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये आसान भी है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं ने भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति की MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने किया था। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विधियों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की थी? इनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन जो थे, ये एक चिकित्सक थे जो भारत आए 1794 से 1815 तक। इन्होंने यहाँ पर आकर बंगाल मेडिकल सर्विस के लिए कार्य किया और भारत के लिए विधियों क्षेत्र में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोजें की। तो फ्रांसिस बुकानन काफी महत्वपूर्ण शख्स है। अगला प्रश्न है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की। तो गैट का फुल फॉर्म क्या है? तो एक बार पूछा था कि गैट की स्थापना कब की गई, आज पूछ दिया कि गैट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो है गैट का फुल फॉर्म है। आप लोग गैट का स्थापना दिवस बताएंगे कब, किस साल इसका स्थापना हुआ है। मैंने ये करा दिया, इसलिए आप लोग एक बार इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गैट की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग लिखेंगे, देखते हैं कितना लोगों को जीके याद हो रहा है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी प्रश्न देखिए रिपीटेड है। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर है। ये प्रीवियस पेपर इसलिए कराया जाता है कि आप लोग को पता चले कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आपका ये ड्यूटी है कि यहाँ से देखें और इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रश्नों को पढ़े। यहाँ देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक का नाम है, तो आप यहाँ पर जाकर कम से कम 100, 150, 50 किताबों को और उनके राइटर से संबंधित याद कर लेंगे, तब देखिए आपका जीके कितना मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? देखिए कितना अजीब सा प्रश्न, आप लोग शायद पहले बार सुने होंगे। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे VVI बार कर लेंगे और आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा बक्साइट मिलता है। उड़ीसा जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे हम जर्मिनेशन यानी अंकुरण के रूप में जानते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी आसान है। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए प्रश्न इंग्लिश में आ गया, एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। When people are financed through the budget and the public good is made available free for any direct payment, it is referred as इसे हम पब्लिक प्रोविजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय एक ऐसे शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की जो मांग उठी थी उसका विरोध किए थे। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया? पूछ रहा है कि भारत का सबसे नया पावर प्लांट कौन सा है, ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे नया कौन सा है? अभी हाल ही में ही बना। तो कुडनकुलम जो है ये सबसे नया वाला पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे काफी बड़े थे और भारी भी थे और ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और ये काफी महंगे भी थे। अब देखिए कंप्यूटर कितने सस्ते सस्ते मिलने लगे और कितने हल्के और छोटे रहते हैं कि हम लोग बैग में भी उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? तो जूट का प्रयोग हम मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछ देगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार, मानव का जो फंडामेंटल राइट है उसकी सुरक्षा के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, ये खोला गया था और ये इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, विच मूवमेंट वॉज निगेटिव एनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव? कह रहा है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो शांति के लिए नकारात्मक था, उससे क्या हुआ था, अशांति फैल गई थी, लेकिन वो काफी प्रभावी था। इस तरह से वो सकारात्मक भी था। शांति के लिए नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव सेंस में था कि उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो उसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जो था ये, इसमें थोड़ा अशांति फैल गई थी लेकिन ये काफी इफेक्टिव था, अंग्रेजों तक इसकी बात पहुंची थी। अगला प्रश्न है,
अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है एन ऑर्डिनरी पर्सन टू गाइड टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, इनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। और मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि अरुंधति रॉय ये सब राइटर जो है काफ़ी प्रसिद्ध राइटर है, इनके सारे बुक को आपको याद कर लेना है, जैसे सलमान रुश्दी हुए, अरविंद अडिगा हुए, किरण देसाई हुई, अरुंधति रॉय, तो इनके सारे बुकों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने से पहले होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस जो था, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। प्रश्न भी पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये लागू किया था। अगला प्रश्न है वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? तो .com का फुल फॉर्म होता है आपका कमर्शियल। हम लोग लिखते हैं www.com, तो उसमें .com का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। ये कमर्शियल को शो करता है। और www क्या दिखाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोग कमेंट बताएंगे कि हे राम का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न है इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन? तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका हाई, इसके पास एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। अगला प्रश्न है भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो मई 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है हु स्टेड इन इंडिया फॉर 23 ईयर्स पेंटिंग पोर्ट्रेट लैंडस्केप एंड सीन ऑफ एवरी लाइफ ऑफ कॉमन पीपल? कह रहा है कि वो कौन इंडियन थे, जो कौन व्यक्ति थे जो इंडिया में 23 साल रहे और कब से कब तक? 1802 से 1825 तक। और उन्होंने यहाँ पर आकर पेंटिंग किया, पोर्ट्रेट बनाया और यहाँ के सारे सीन और सारे मनुष्यों के लाइफों को पोर्ट्रेट किया, पेंटिंग किया, उनके बारे में बताया। तो ये थे जॉर्ज सिडरी जो थे, ये व्यक्ति थे, तो ये फॉरेनर थे। अगला प्रश्न है www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो हम HTTP का प्रयोग करते हैं www में। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। www का आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुल्कराज आनंद द्वारा ये पुस्तक जो था अनटचेबल लिखा गया था। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य जो है, यहाँ पर सबसे अधिक सूती मिलें स्थित है, यानी कॉटन मिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थित है और ये क्या करती है? अधिकांश कपड़ों के बजाय सूत का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो इसे हम ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये जो गोलीय दर्पण है, इनका जो परावर्तक सतह पर यहाँ जो होता है बिंदु, इसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पर F होता है फोकस और यहाँ पर C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पर इस शिफ्ट के सारे जीके के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, आपको पूरे 99 शिफ्ट जितने भी हुए थे, 133 शिफ्ट हुए थे, अगर आपको सारे वीडियो के शिफ्टों के वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है। अब आपके लिए एनटीपीसी के बहुत सारे पेपर जल्दी जल्दी आने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।